हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। मैं आप लोग को होम मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। होम मैनेजमेंट का ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाल विवाह। बाल विवाह कुछ अच्छी चीज़ तो फ़िलहाल इसमें नहीं है, लेकिन समझने वाली कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, और कुछ बुरी चीज़ें, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ कहना चाहते हैं। उसके पहले आप लोग सबसे पहले आते ही लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग जो है मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे आप लोग मुझे प्यार देने लगे हैं, आप लोग मुझे समझने लगे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोग को कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम से आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम से नंबर ले लीजिए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। और आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। जो मैं आज पढ़ाती हूँ उसी के बेस पर मैं नेक्स्ट डे टेलीग्राम पर क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। इसके बाद में आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं उसका आंसर करती हूँ। इसलिए आप एकदम से अपने आप को निश्चिंत कर लीजिए कि आपके कोई भी क्वेश्चंस खाली नहीं जाएंगे, सबका आंसर आपको मिलेगा। जितने लोग मेरे ग्रुप पर जुड़े हैं सब लोग को पता है कि मैं कभी भी देर सवेर चाहे जब, मैं आंसर देती ज़रूर हूँ, ठीक है। और इसके लिए आप लोग जो है पहले टेलीग्राम पर जाइए, क्विज कीजिए, और इसके बाद ग्रुप पर आइए नंबर लेकर, और वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर आपको एनसीईआरटीज़ मिलती है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता है, वहाँ आपको नए नए चीज़ सीखने के लिए मिलती है, वहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह मिलती हैं नए नए चीज़ों की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आप जो है उपयोग कीजिएगा। और बीच में क्वेश्चन पूछूंगी तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर ज़रूर कीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है क्या? बाल विवाह। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि बाल विवाह जो है ये एक हिसाब से अभिशाप था। जैसे बाल विवाह अभिशाप था, उसी तरह से सती प्रथा भी अभिशाप था। ऐसा तो है नहीं कि बाल विवाह का कुछ लाभ है, थोड़ी बहुत सी मेंटालिटी वाली बात है कि बाल विवाह का लाभ है, वरना कोई लाभ मुझे तो नज़र नहीं आता कोई लाभ हो बाल विवाह का। तो जैसे कि आपको बताऊं कि बाल विवाह में क्या फ़ायदा है। अगर कोई बोल देता है कि बाल विवाह में बच्चे बिगड़ते नहीं, तो क्या जो विवाह लेट होता है उसमें बच्चे बिगड़ते नहीं क्या? या जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो बच्चों का जो है अच्छा स्तर हो जा रहा है, वो बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं क्या? वो किसी और से नहीं शादी कर ले रहे हैं, या उनके अफेयर नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। अगर जो है बाल विवाह में सारी चीज़ें डेमेरिट थी या मेरिट्स थी, तो वो चीज़ आज भी डिमेरिट और मेरिट हैं। ऐसे कुछ कुछ डिमेरिट्स तो नहीं है फिलहाल, जो है जब बच्चे बड़े हो गए उस विवाह में, ठीक है। तो इसलिए बाल विवाह को कभी भी आप लोग जो है एक अपने अंदर ये मत सोचिएगा कि बाल विवाह सही था, ठीक है। तो बाल विवाह को जो है सबसे पहले क्या हुआ कि हिंदू विवाह के अनुसार क्या हुआ, बाल विवाह को जो है मान्यता मिली थी। वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जो है प्रचलन होने लगा। अच्छा, वैदिक काल में क्यों बाल विवाह का प्रचलन नहीं था? क्योंकि आदमी 25 वर्ष तक तो जो है वो आश्रम में रहता था, और 25 वर्ष का मतलब ये हो गया कि भाई वो 2 साल 3 साल का होगा तो उसके बाद आश्रम में गया होगा। तो 2 साल में जब बच्चा अपनी चड्डी बंडी नहीं पहन सकता तो विवाह तो उसका करेंगे नहीं। तो 2 साल तक के बच्चे का अगर जो है उन्होंने विवाह नहीं किया, तो अब जब वो तक वो आश्रम से नहीं आ जाएगा तब तक तो कैसे विवाह करेंगे? तो इसलिए 25 वर्ष तक बच्चे का विवाह नहीं होता था। इसके बाद में तब बच्चे का जब विवाह होता था तो जो है उम्र ठीक रहती थी। लेकिन फिर भी जो बाल विवाह होता था ना, उसमें लड़कियां ज़्यादा परेशान होती थी, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां परेशान होती थी। लड़के तो कम परेशान होते थे क्योंकि उनकी उम्र हो जाती थी तब विवाह किया जाता था, लेकिन लड़कियां बेचारी बहुत छोटी रहती थी, उनकी उम्र कम ही रहती थी, विवाह कर दिया जाता था। कितने ऐसे विवाह हुए हैं कि लड़कियां बेचारी 11 साल की थी, 10 साल की थी, और जो लड़के थे वो लड़के ना होकर आदमी हो चुके थे, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस तरह की उम्र हो चुकी थी। उसमें क्या होता है कि आदमी औरत के साथ अपने 20 साल रहा, इस बाद वो मर गया, और बेचारी ये 25 साल, 35 साल, 30 साल की उम्र में विधवा हो गई, और इस पर दुनिया भर के जो है सितम और जुल्म किए जा रहे हैं। अगर ये चूड़ी पहन ले रही है तो बता जा, अरे चूड़ी पहन ली तो इसका चरित्र खराब है, बिंदी लगा ली तो चरित्र खराब है, और जो है
अगर थोड़ा सा सच संवर ली तो चरित्र खराब है, अगर जो कपड़े ढंग के पहन लिए तो उसके ऊपर जो है दुनिया भर के लांछन लगाए जाते हैं। तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम औरतों को ही होती थी बाल विवाह से। पुरुष को आज भी, पुरुष में अगर आज भी जो है पुरुष जो है साथ छोड़ देता है, अगर वो जो है भगवान को प्यारा हो जाता है, तो औरत बेचारी जो है कुछ भी करती है तो उसको जो समाज है वो गलत दृष्टि से देखता है। और जो पुरुष है वो अगर उसकी पत्नी मर जाती है, पुरुष आराम से चेन पहन के घूम रहा है, अंगूठी पहन के घूम रहा है और बढ़िया बाल कंघी करके घूम रहा है, बढ़िया कुर्ता पैजामा, बढ़िया शर्ट पैंट, बढ़िया शेरवानी, बढ़िया कोट पैंट पहन के घूम रहा है, तो कोई नहीं ये बोलता है कि जो इसकी पत्नी मर गई है इसको शर्म नहीं आती है। वो दूसरी औरतों के साथ घूम रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ रह रहा है, वो जो है मज़े से होटल में खा रहा है, उसको कोई नहीं देखने वाला। लेकिन महिलाओं को जो है आज भी बोला जाता है। तो आज से नहीं, पुराने समय से ही महिलाएं ही बेचारी परेशान होती आ रही हैं। पुरुष तो बाद में परेशान होते हैं। वो तो किसी किसी जो है केस में ऐसा है कि लड़के भी कम उम्र में शादी की जाती है और लड़कियों की भी कम उम्र में शादी की जाती है ठीक है। अच्छा, ये अधिनियम, ये नियम शुरू कहाँ से हुआ? मतलब जो सारी चीज़ें हम लोग वेद सेद देख कर ही करते हैं। अच्छी चीज़ें वेद देख कर नहीं करते कि हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, वफादारी रखनी चाहिए परिवार से अपने, जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी और सिखानी चाहिए, खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हम लोग वेद से नहीं सीखते। ठीक है, वेद से जैसे कि जो है हम लोग को उटपटांग चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हम लोग को अपने पत्नी के ऊपर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं सीखी जाती। लेकिन हमने क्या किया कि जो है जब 400 ईस्वी पूर्व बाल विवाह का प्रचलन जब नहीं था, उसके 400 ईस्वी पूर्व जब बाल विवाह का प्रचलन हुआ, दूसरी शताब्दी में इसका प्रचलन जब अत्यधिक रूप से हो गया, तो जो है सीखने वाले सीखने लग गए। अब याज्ञवल्क्य जी ने इसी काल में लिखा कि जो संरक्षक कन्या विवाह रजो दर्शन के पूर्व नहीं करता उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बताओ कि आप सुसु करते हो वो आपके पेट के अंदर रहता है, ठीक है, आप जो है मल त्याग करते हो वो आपके पेट के अंदर रहता है, आपके थूक आपके पेट के अंदर है, आप जो खा रहे हो वो आपके पेट के अंदर है, आप मीट मांस खा लिए वो आपके पेट के अंदर है, आप अंडे खा लिए वो आपके पेट के अंदर है, आप बहुत सी गंदी चीज़ें खा ली वो आपके पेट के अंदर है, मछली खा रहे हो आप, जो बहुत दुनिया भर की चीज़ें नॉन वेज खाने वाले जो खा रहे हैं वो पेट के अंदर है, या जो हमने बर्गर पिज्ज़ा सिज्जा बाहर का खाया पता नहीं क्या मिलाया है वो हमारे पेट के अंदर है, वो गंदा नहीं है। लेकिन वो ब्लड जो शरीर के अंदर ही क्रिया कर रहा है कि जो है वो हमारे जो है जनरेशन को आगे बढ़ाने की क्रिया, वो नेचुरलिटी चलती जा रही है, वो अशुद्ध कर रही है महिलाओं को। तो अगर जो रजो दर्शन के पहले बच्ची का विवाह, बिटिया का विवाह नहीं कर दिया गया तो भ्रूण हत्या का पाप लग गया। अच्छा, मान लो कि वो लड़की का जो है यहाँ पर रजो दर्शन नहीं हुआ, उसको वहाँ पर जाकर मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ ससुराल में, और उसको ज़्यादा शुरू हो गया या उसको 1 महीने में 3 बार हो गया, तो क्या करेगी वो? फिर ना तो वो समझ ही नहीं पाएगी भैया ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो सास से बताने जाएगी, सास भी बड़ी अच्छी होती हैं, वो समझने से पहले ही उसको जो है काट लेंगी। कोई भाई, मैं हर सास की बात नहीं करी, कोई कोई सास बहुत अच्छी होती हैं, कोई कोई सास ऐसी होती है जो बहू को समझना ही नहीं चाहती हैं। और पति से क्या कहे, अगर पति बहुत उम्र का है तो वो उससे बोल नहीं पाएगी, और पति अगर उसी के बेचारी वो अगर 10 साल की है और पति 11-12 साल का है तो बेचारी वो पति से क्या बोले, वो तो वो भी बच्चा ही है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रही है। तो जो है इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें इस तरह से जो है की जाती हैं, बाल विवाह वगैरह किया जाता है, उसको इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि बाल विवाह ना हो। बाल विवाह का तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो है कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर है और वो हमारी अशुद्ध है, लेकिन फिर भी लिख दिया गया तो उसी को लोग मानने लगे। हमारे यहाँ तो अंधविश्वास ज़्यादा होता है, पता ही है। तो क्या हुआ कि जो है 10 वर्ष की कन्या को पहुंचने तक पिता को उसका विवाह कर देना चाहिए, अगर नहीं करता है तो उसका रज पीता है, ये कहा जाने लगा। रज मतलब खून, खून मतलब कौन सा? रजस्वला वाला जो मेंस्ट्रुएशन वाला खून है उसकी बात की गई। 8 वर्ष की कन्या को गौरी कहा जाता था, 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता था। अब आज भी हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर जो है कन्या 10 साल के 11 साल के ऊपर जाती है तो जो नवरात्र के बाद कन्या भोजन कराया जाता है उसमें उस कन्या को नहीं बैठा जाता। क्यों नहीं बैठाया जाता भाई? आखिर
देवी माँ का पूजा होता है, हम लोग जिस देवी माँ की पूजा करते हैं उन्हीं देवी माँ का जो है वहाँ जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, असम में कामाख्या माता है वहाँ पर। तो कामाख्या माता वहाँ पर हैं, तो क्या कामाख्या माता का पूजा नहीं होता? फिर कामाख्या माता क्या है? वहाँ पर एक योनि बनी हुई है और उसी से जो है रज निकलता है, खून निकलता है, ब्लड निकलता है, उसकी पूजा होती है वहाँ पर। लोग प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, वहाँ पर पूजा होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 10 वर्ष से ज़्यादा कन्या हो जाए, 11 वर्ष ज़्यादा कन्या हो जाए, तो आज भी 21वीं शताब्दी में भी उसको कन्या भोज नहीं कराया जाता, उसका पैर नहीं छुआ जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, यही सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। लेकिन ये सारी चीज़ें ना ब्राह्मणों के अंदर ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों में ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें नीचे जो जात थी उसमें क्या थी, उसमें ये सब नहीं माना था। उसमें तो बचपन में शादी कर देते थे और 12 साल 13 साल 15 साल 18 साल 19 साल 21 साल बाद गौना देते थे। लेकिन जब जो है और कोई जात होती थी, श्रीवास्तव ठाकुर ये लोग होते थे, तो ये लोग कहते हैं ये लोग लेट में विवाह करते थे, ये सत्य था। तो आज भी ये चीज़ है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे उनकी बेटी का विवाह हो गया, बोलेंगे नहीं नहीं वो श्रीवास्तव हैं, अरे तब तो जो है बाद में लंबे समय पे शादी करेंगे। और जब वो ब्राह्मण है उनकी बेटी की शादी हो गया, हाँ हो गया, हाँ ब्राह्मण लोग थोड़ा जल्दी शादी करते हैं। आज भी ये मेंटालिटी हमारे अंदर है। फिर क्या हो गया, अब बाल विवाह का अर्थ क्या था? अब इतने सब समझाने के बाद आपको पता चल गया कि बाल विवाह का अर्थ क्या है। बाल विवाह का अर्थ यह है कि बालक और बालिका जो विवाह की जाती है वो इस आयु में रहते हैं कि वह बच्चा अबोध होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती, उसको समाज की जानकारी नहीं होती, उसको विवाह की जानकारी नहीं होती, वह न मानसिक रूप से मजबूत होता है न शारीरिक रूप से मजबूत होता है, उसी को बाल विवाह कहते हैं। खुद ही बाल है और उसका विवाह कर दो, वो फिर आगे नेक्स्ट बालक को जन्म दे दे। ये क्या मतलब है भाई, ये कौन सी मूर्खता वाली बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, बाल विवाह के कारण। अब बाल विवाह के कारण कौन कौन से हैं ये जान जाते हैं। मार्कर का मैं बहुत कम उपयोग कर रही हूँ क्योंकि मार्कर आप लोग बोलते हो कम उपयोग किया कीजिए, इसीलिए मार्कर मैं उपयोग नहीं कर रही हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है। अब बाल विवाह के कारण है हिंदू धर्मशास्त्र। अब पहले ही बता दिया कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही लिखा था, किसने, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था। तो हिंदू धर्मशास्त्र की वजह से उपजाति व अंतर्विवाह कि हिंदू समुदाय में हजारों जातियाँ उपजातियाँ हैं, प्रत्येक उपजातियों में अंतर्विवाह की इकाई है। मतलब कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, जैसे मान लीजिए हम शुक्ला हैं तो हम मिश्रा में शादी कर सकते हैं, हम मिश्रा हैं तो हम जो है नेक्स्ट कोई जो है वो जात आ जाती है, तिवारी आ जाती है, पाठक आ जाती है और उपाध्याय आ जाती है, तो हम उसमें विवाह कर सकते हैं। दहेज प्रथा, अब बचपन में विवाह ना हो, दहेज ना देना पड़े इसलिए बचपन में विवाह कर दिया जाता है। जैसे जैसे कन्या थोड़ी बड़ी होती है वैसे वैसे उसकी आयु के हिसाब से वर खोजना पड़ता है। वर लंबा बड़ा और जो है कमाऊ मान लीजिए मिल जाए तो दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। संयुक्त परिवार प्रणाली, जब परिवार संयुक्त रहता है तो सबकी देखनी पड़ती है, फला की बेटी की शादी होगी, फला की बेटी की शादी होगी, भैया की बेटी की शादी होगी, दीदी के बेटे की शादी होगी, तो अब मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो उसकी भी शादी होनी जरूरी हो जाती है। कौमार्य भंग होने की शंका, अब इनको ये डर लगा रहता है कि भैया मेरी बच्ची बड़ी हो रही है तो ऐसा ना हो कहीं इसका साथ गलत हो जाए, ये किसी और के साथ संबंध बना ले, फिर इसका कौमार्य भंग हो जाएगा। अब पहले क्या था, पहले शादी होती थी फिर नीचे सफ़ेद चादर बिछा के सुहाग रात मनाई जाती थी। तब जब सेक्स होता था तो जो है जब चादर गीला होता था उस पर जब ब्लड लगता था तो ये माना जाता था कि लड़की जो है वो कुंवारी थी। अगर ऐसा नहीं होता था तो अगर मान लो वो लड़की बेचारी कुंवारी ही है, वो किसी के साथ संबंध नहीं भी बनाई है तो संबंध विच्छेद हो जाता था, छोड़ दिया जाता था। ये पहले का नियम था। तो इसका भी डर बहुत माता पिता को रहता था। सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुभव उनको नहीं होता था। अगर वो समय से विवाह नहीं करते अपनी बेटी का तो उनको लगता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी खराब हो रही है। फिर गौने का रिवाज होता था। अभी मैंने बताया कि 3 साल में विवाह कर दिया, 21 साल बाद गौना देंगे, 5 साल में विवाह कर दिया, 7 साल बाद गौना देंगे। क्या मूर्खता है भाई, 5 साल में विवाह कर रहे हो और आप 11 साल बाद गौना दे रहे हो। 11 साल में मान लो लड़की किसी और के साथ संबंध बन गया उसका, या लड़के का किसी और के साथ रिलेशन हो गया, तो क्या करोगे, बेचारी वो जिंदगी भर वहाँ भोगे और लड़का जिंदगी भर भोगे। एक साथ जो है एक जिंदगी, 2 जिंदगी नहीं, 2 परिवार की जिंदगी खराब हो जाने वाली है। अब और अशिक्षा,
अशिक्षा तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। और फिर करे भी क्या, पहले के लोग जब पुराण और शास्त्र पढ़ते थे उसमें जो लिखा था भाई वो करते थे। अशिक्षा तो फिर लास्ट की बात हो गई ना। अशिक्षा भाई, अशिक्षा आज भी लोग बहुत शिक्षित है लेकिन समाज को देखकर काम करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़े पद पर कोई स्त्री है, उसका पति उसको मारता है, टॉर्चर करता है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाती अपने पति को, क्योंकि वो समाज को देखकर चलती है, वो बहुत शिक्षित है। थप्पड़ मूवी आप देखिए, थप्पड़ मूवी में कंगना नहीं, वो है क्या नाम है, तापसी पन्नू है, और उनके पति उनको एक थप्पड़ मार देते हैं तो वो छोड़ने के लिए चले जाती हैं। जिस वो वकील के पास जाती, जिस वो लॉयर के पास जाती हैं, वही लॉयर अपने पति से प्रताड़ित होती रहती है, और वो जब जाती तो बोलती है कि जो एक थप्पड़ के लिए छोड़ दिया। तो बताओ, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या वो शिक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पति को छोड़ नहीं पा रही थी। तो सामाजिक भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए लोग उसको कर नहीं पाते, उस पर पहल नहीं कर पाते। इसके बाद क्या है, बाल विवाह के गुण लाभ। मेरे दृष्टि से तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो है किताबी भाषा में समझो तो आप लोग समझ लो। उद्वेग से छुटकारा। अब उद्वेग मतलब होता है कि जो है आपके जो है जो अंदर कुछ अलग अलग सी चीज़ें चलती रहती हैं सीने के, वो दिल के अंदर, उससे जो है आपको छुटकारा मिल जाता है। विवाह विच्छेद की संभावना कम होती है, मतलब डर नहीं होता। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा किसी जो है चीज़ को समझ ना पाए, ये सारी चीज़ें मन में नहीं चलती हैं। चरित्र हनन की संभावना कम हो जाती है। चरित्र हनन कम होता, मेरे मानने से ऐसा कुछ नहीं होता। क्या विवाह के बाद लोग बिगड़ते नहीं? क्या विवाह के बाद किसी का संबंध नहीं होता क्या? आज के समय में 21वीं शताब्दी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा होते हैं, जबकि आपके जो मैरिज नहीं है, मैरिड नहीं है, उन लोग के संबंध उस हिसाब से कम नहीं है, कम है, जिस हिसाब से मैरिटल लोगों के संबंध ज़्यादा हैं। फिर उत्तरदायित्व को समझने की क्षमता। अपने अपने उत्तरदायित्व कम समय में लोग समझ जाते हैं। भैया समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? आप जो है 11 साल की बच्ची को ससुराल भेज दिए हो, तो वो अगर उत्तरदायित्व अपना नहीं समझेगी तो बेचारी मारी जाएगी, पीटी जाएगी, यही सब काम होगा उसके साथ। क्योंकि माँ बाप तो पहले ही उसको जो है बचपन में ही बैठा कर छोड़ दिए कि जाओ शादी कर लो, ब्याह कर लो। तो अब इसका इनका मानना है कि उत्तरदायित्व को समझने की क्षमता हो जाती है। समायोजन में से, समायोजन में तो पक्का सहायक हो जाता है, क्योंकि जब 11 साल, 12 साल, 19 साल, 20 साल की लड़की अपने ससुराल 20 साल की तो छोड़ दो, जब 15 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, 10 साल की लड़की में ससुराल जाती है तो वहाँ की वो समायोजित हो जाती है। ये तो सही बात है। अब हानियाँ क्या हैं? तो हानियाँ तो सबसे पहले की है कि विवाह का उपहास, मतलब विवाह जो नाम है उसी की हंसी वाली बात हो जाती है कि कम उम्र में विवाह करना ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर क्या है? विवाह उद्देश्य की उपेक्षा। भाई विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य कि दो लोग मिलके एक नए परिवार का, बढ़िया परिवार का जो है आगे विकास करें और उसको बढ़ाएं, जो कि ये बहुत मुश्किल है। भाई जो शिक्षित ही नहीं है, जिसको जब बच्चा पढ़ने वाला है, तब उसको एक बच्चा पैदा होने वाला है पढ़ाने के लिए, तो क्या उससे वो होगा। फिर वर वधू के स्वास्थ्य की हानि। वर तो बहुत कम इसमें जो है करीब वो रहता है, लेकिन वधू काफ़ी हद तक जो है इसमें बेचारी परेशान हो जाती है। वर भी होता है, जैसे मान लो अगर बच्चे कम उम्र के हैं, लड़की लड़का दोनों, और दोनों संबंध बना रहे हैं, तो उसके शरीर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आखिर जो है खून होता है उसी से वीर्य बनता है, और जब एक बार सेक्स किया जाता है तो जो हमारे शरीर में 3 दिन 4 दिन की खाई हुई चीज़ें हैं, उसका जो है वीर्य, उसका जो है शुक्राणु वगैरह सब बनते हैं। और अगर वो बच्चा छोटा सा 12 साल का, 15 साल का बच्चा वो सेक्स कर रहा है, तो क्या है, तो उसके जो है जो खा रहा है, उसका जो है उसका पूरा वीर्य है, शुक्राणु है, वो निकल रहा है। जो चीज़ उसको शरीर में लगनी चाहिए, जो उसको पुष्ट होने के लिए, वो चीज़ वो बाहर निकल रही है, तो उसको नुकसान होगा। सेम चीज़ ये लड़कियों का भी है कि जो है उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है। भाई उसके शरीर का मिसयूज़ हो रहा है। अब मिसयूज ही कहेंगे भाई, अगर 10 साल की, 11 साल की, 15 साल की बच्ची है और उसको पता ही नहीं कि क्या यूज होना चाहिए, क्या नहीं यूज होना चाहिए, और उसका यूज हो रहा है, तो उसको मिसयूज ही कहेंगे ना। संतानें जो पैदा होंगी वो निर्बल होंगी। स्त्री के मित्र अल्पायु में हो जाएगी, अल्पायु में उसको जीवन भर का भार उठाना पड़ेगा। बच्चों की संख्या बहुत हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई भगवान की देन है, भगवान की देन में 8 बच्चे हो जाते थे भगवान की देन में। फिर उचित जीवन साथी का चुनाव नहीं हो पाता है। अब आज के समय की लड़कियां बोल देती हैं भैया 4 फोटो रख दो, बोलते कौन सी लड़का पसंद है, बोलते ये नहीं पसंद। क्या करता है? ये नौकरी, प्राइवेट जॉब करता है। कौन सी जॉब करता है? फला जॉब करता है। कितना पैकेज पाता है? इतना पैकेज पता नहीं भैया, हम इससे नहीं करेंगे। जो है 1 साल में जो है कम से कम 8 लाख का पैकेज पाएगा, उससे हम शादी करेंगे। कम से कम जो है 70,000 60,000 तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ये
जो है नहीं हो पाती हैं। वैधव्य मैंने पहले ही बता दिया कि लड़की बेचारी 15 साल की है, लड़का जो है 45 साल का, तो विधवा जल्दी हो जाएगी। बेकारी की समस्या, बेकारी हो ही जाती है जब बचपन में शादी ब्याह हो गया, वो आपस में दोनों फंसे पड़े हैं, जो है पहले तो समायोजन कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद उनको पाल पोस रहे हैं, तो बेकारी आ जाती है। अब बाल विवाह की रोकथाम के कुछ नियम थे। भारत में इतनी प्रगति होने के बाद भी आज भी बाल विवाह हो रहा है, सबको पता है। बहुत बड़ी मुश्किल है और मुसीबत है, लेकिन क्या किया जाए। हिंदू समाज सुधारक में बाल विवाह विरुद्ध, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगी क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू विवाह जो है उसके जो है उसमें जो है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में आंदोलन शुरू किया गया। यह कार्य राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में किया गया। इसमें राजा राम मोहन राय ने 1860 में कानून पारित करवाया, 10 वर्ष की आयु की लड़की का विवाह अपराध है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के विरुद्ध जनता को जागृत करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जागृत करने का आंदोलन चलाया। अनेक प्रयत्नों से नारी चेतना को जागृति मिली। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बच्चों का बाल विवाह ना कर ये साबित किया कि बाल विवाह जो है करना अपराध, मतलब अच्छी बात नहीं है। अपराध तो बात की बात है, अच्छी बात नहीं है। एक सुदृढ़ उदाहरण दिया गया कि आगे चलकर कई समाज सुधारक बंगाल में मनमोहन घोष लाल, गिरधारी लाल, राय बहादुर, भक्ति सोहन लाल आदि प्रमुख हैं जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध समाज को नतमस्तक किया। इनके द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध कानून पारित किया गया, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं आपके आगे। भारतीय दंड विधान क्या था? इंडियन पेनल कोड 1860 में भारत में सबसे पहले यह अधिनियम 1860 में घोषित किया गया, जिसके अनुसार 10 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह अपराधी घोषित किया जाएगा। परंतु अंग्रेजी सरकार ने इसको उचित नहीं समझा, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। अधिनियम 1821 में बंगाल विधानसभा में 1891 में मनमोहन घोष ने विवाह की आयु को 12 वर्ष निश्चित करने का प्रस्ताव पेश किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, तो ये भी यहाँ पर धरा का धरा रह गया। सन 1922 में राय बहादुर, बक्सी सोहन लाल ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु मुंबई व उत्तर प्रदेश की सरकारों को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसका स्वागत नहीं किया। सर हरि सिंह गौड़ ने 1924 में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें विवाह की आयु 24 वर्ष प्रस्तावित की गई, परंतु भारत सरकार ने यह बिल भी आगे नहीं बढ़ाया। सर हरि सिंह गौड़ ने फिर दोबारा 1927 में पुरानी विधेयक प्रस्तुत किया, जिस पर जोशी कमेटी ने विचार करने की नियुक्ति की। ठीक है, फिर क्या है? उन्नीस में बाल विवाह निषेध कानून भारत ने पारित किया। इस अधिनियम को शारदा विवाह अधिनियम कहा गया। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध कानून भारत सरकार ने पारित किया। इस अधिनियम को शारदा विवाह अधिनियम कहा गया, क्योंकि विधेयक भी हरबिलास शारदा ने प्रस्तुत किया था तथा उनके प्रयत्नों से पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत आता है और इसमें से हमको कन्फ्यूजन रहता है। बिल्कुल साफ लिखा है, एनसीईआरटी की किताब है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। फिर आगे क्या है? बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट का प्रमुख अनुबंध क्या होता है? इसमें विवाह की आयु, लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष, लड़की की आयु 15 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष रखी गई। ठीक है, 18 वर्ष और 15 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्या है? इस नियम का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसको दंड भी मिलेगा। ये दंड का भी प्रावधान इसमें था। दंड का क्या प्रावधान था? यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम है, वह 15 वर्ष की आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 15 दिन का कारावास, 1000 का जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है या 21 साल का है या उससे कम है और वह 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है तो उसको सजा मिलेगी। बाल विवाह संपन्न कराने वाले को 3 महीने की सजा मिलेगी, मतलब जो पंडित होंगे या कोर्ट वगैरह होगा उसको सजा मिलेगी। उपयुक्त निर्धारित आयु में कम आयु के विवाह करने वाले माता पिता को 3 मास की जेल होगी, 500 रुपये का जुर्माना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास किया गया। इसमें विवाह संबंधी विसंगतियों को दूर करने का नियम बनाया गया। किस नियम के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 15 वर्ष निश्चित की गई। इसके पश्चात 1973 में
इस नियम को सुधार किया गया। इसके अनुसार लड़की की विवाह और लड़के की विवाह में परिवर्तन किया गया। लड़के का विवाह 21 वर्ष और लड़की की विवाह 18 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है। 1955 में क्या हुआ था? 1955 में लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 15 वर्ष की। लेकिन 1973 में यही कानून आया बदल कर कि लड़का 21 वर्ष का होगा और लड़की 18 वर्ष की होगी। ठीक है। फिर क्या है जो है, ये सारे नियम आए। ये आपका क्या हो गया? बाल विवाह अधिनियम हो गए, गुण हो गए, दोष हो गए, और सारी चीज़ें बाल विवाह की मैंने इसमें कवर कर दी। अब आपके मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन आपके क्या है? क्वेश्चन मैं आपके ये पूछ लेती हूँ कि आप डिमेरिट बताइए 2, हानि बताइए बाल विवाह के 2, और लाभ बताइए 2। हानि बताइए बाल विवाह के 2 और लाभ बताएंगे 2 आप लोग। ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए, बीच में वीडियो मत छोड़ा कीजिए, बीच में वीडियो छोड़ना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और अब आपकी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, मैं कल इसके क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कल टेलीग्राम पर करा दूंगी। आप लोग टेलीग्राम पर जाया कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, और वहाँ से आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ले लीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हेलो लिख कर भेजिए, मैं आपको अपने साथ ऐड कर लूँगी। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होगा आप वहाँ पूछ सकते हैं। PDF मैं वहीं सेंड कर दूँगी, अपने ग्रुप पर ही सेंड करती हूँ। कुछ और फोटोज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर मैं सेंड करती हूँ, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी होती है। ठीक है। तो फिर पढ़िए, खूब पढ़िए, और खाइए पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।